गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज भी उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। इधर संबलपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे साव। आबकारी घोटाला मामले में आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला। कल सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। बलौदाबाजार में रफ्तार का कहर, कार ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। कोरबा में एल्यूमीनियम से भरा ट्रक पुलिस ने पकड़ा। 1 करोड़ 80 लाख का एल्यूमीनियम। दिल्ली से ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। कोरबा जिला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत। 4 दिन पहले जबदलपुर से लाया गया था ठगी का आरोपी। कोलकाता का रहने वाला था मृतक। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास शुरू हो गया है। कोयला समेत कई खनिजों में ई ट्रांजिट पास शुरू किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने मैनुअल इस प्रक्रिया को शुरू किया था। मैनुअल प्रक्रिया की ईडी ने जांच भी की थी। उस दौरान ऑनलाइन पास शुरू होने पर अब सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा है, न गड़बड़ न घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला। खनिजों के परिवहन में इससे पारदर्शिता आएगी और राजस्व भी बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे छत्तीसगढ़ हमारा भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। तो सीएम विष्णुदेव साय का इस पर पोस्ट भी सामने आ गया। उनका ये मानना है कि इससे छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। ऑनलाइन पास शुरू होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, न गड़बड़ न घोटाला, छत्तीसगढ़ में ईमानदारी का बोलबाला। खनिज परिवहन में इससे पारदर्शिता आएगी, ऐसा उनका मानना है। राजस्व भी बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। तो एक तरीके से इशारा है ये कोल घोटाले को लेकर। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम विष्णुदेव साय ने जो पोस्ट किया है उसे कोल घोटाले से जोड़कर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इससे भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। अब न गड़बड़ होगी न घोटाला होगा और छत्तीसगढ़ में अब ईमानदारी का बोलबाला होगा। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास जो है वो शुरू कर दिया गया है। कोयला समेत कई खनिजों में अब ई ट्रांजिट पास की जो व्यवस्था है वो एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। कांग्रेस सरकार ने भी मैनुअल इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। मैनुअल प्रक्रिया की ईडी ने जांच भी की थी, लेकिन अब ये व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से किचन में आग लग गई है। गैस सिलेंडर फटने से आपको बता दें बड़ा हादसा हुआ है। दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है। घर में गैस सिलेंडर फट गया है।
और एक बार फिर से खबर पर वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि कोयला समेत कई खनिजों में ई ट्रांजिट पास जो है वह व्यवस्था अब शुरू कर दी गई है। कांग्रेस सरकार ने मैनुअल ये प्रक्रिया जो है वो शुरू की थी, लेकिन अब ऑनलाइन ये प्रक्रिया वापस से शुरू कर दी गई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं लाइव। सौरभ, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इस मामले में? फिलहाल सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट भी इस मामले पर कर दिया है और बड़ी बात कि उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र भी इसमें किया है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में इसकी घोषणा की थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, और बाकायदा जो है आपको याद होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और ईडी ने पूरे मामले पर जो कोल परिवहन में घोटाला हुआ था उसमें 540 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही थी और उसके जो है उन्होंने दस्तावेज भी दिए थे। और इस पूरे मामले पर जो आपको मालूम होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो उप सचिव है सौम्या चौरसिया वो आज जेल के अंदर है। समीर बिश्नोई जो पूर्व आईएएस है और जो इस विभाग के तत्कालीन जो है कर्ता धर्ता थे वो आज जेल के अंदर है। जो कोरबा की कलेक्टर रही रानू साहू वो अंदर है। इसी तरीके से सूर्यकांत तिवारी वो इस मामले में जेल के अंदर है और अन्य जो नेता और अधिकारी हैं वो भी इस जेल के अंदर है। इसी के अलावा और कई लोगों के खिलाफ जो नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आपको मालूम होगा कि जून 2020 से लेकर जुलाई 2022 तक जो है पूरा ये घोटाले का मामला जो है सामने आया था। तत्कालीन सरकार ने जो है कोयला समेत अन्य जो खनिज है उनके परमिट के लिए मैनुअल कर दिया था, जबकि ये व्यवस्था पहले से जो है काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित थी। 15 साल जब रमन सिंह की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब इसे पूरी तरीके से ऑनलाइन किया गया था ताकि पारदर्शिता के साथ रहे और जो है उसका हिसाब किताब जो बेहतर ढंग से देखा जा सके और जो राज्य सरकार को राजस्व में कोई नुकसान ना हो। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार बनती है तो जून 2022 में ऑफलाइन जो है कर दिया जाता है। जो कोल परिवहन से संबंधित जो परमिट दिए जाते हैं उसको लेकर अब यहीं से मामला शुरू होता है और उसके बाद अवैध वसूली की जो बात वो सामने आने लगती है। और तत्कालीन बीजेपी जो विपक्ष में थी वो लगातार आरोप लगाती थी कि प्रति टन जो है 25 रुपया लिया जा रहा है कांग्रेस सरकार से जुड़े लोगों के द्वारा। तो इस पूरे मामले की जांच जो है जब ईडी के पास जाती है तो ईडी जो है काफी जो है तथ्यों पर इसकी जांच करती है और अब इस आधार पर पहुंच चुकी है कि 540 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले हुए हैं। और अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो है 20 से ज्यादा जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो नामजद एफआईआर की गई है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये मामला और बढ़ेगा और क्योंकि इस पर ये जो बड़े बड़े लोग हैं, पूर्व मंत्री कवासी लखमा है, अमरजीत भगत है, जो तत्कालीन विधायक थे उनके नाम भी है, शिशुपाल सोरी है, जो अमृत का जो अलग अलग जो नाम आ रहे हैं तो समझा जा सकता है। जैसे मैं कुछ नाम बताऊंगा, देवेंद्र यादव है जो बिलासपुर से भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और विधायक भी हैं, अमरजीत भगत, बृहस्पति सिंह, गुलाब कमरो, शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव राय, जो इसी तरीके से और भी नाम हैं जिनके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। निश्चित रूप से अब इस पूरे मामले पर जो है एक्स में पोस्ट किया है सीएम विष्णुदेव साय ने और कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब ना कोई गड़बड़ी होगी ना कोई घोटाला होगा, बल्कि जो है ईमानदारी का बोलबाला होगा। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार ने जिस बात को बार बार विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने ये बात कही थी, अब आज वही बात जो है सरकार कह रही है और आज पूरी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन ई परमिट की पास प्रक्रिया की शुरू कर दी गई है और इससे राजस्व बढ़ेगा। आप सोचिए कि 540 करोड़ रुपया का घोटाला होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये ईडी ने सारे दस्तावेज में अपने जो पेश किए हैं और इसी के आधार पर जैसे मैंने नाम बताए हैं कई अधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं, रानू साहू है, समीर बिश्नोई है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया है, ये सारे लोग जेल के अंदर है, सूर्यकांत तिवारी। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से और भी जो घोटाले हुए हैं उन घोटाले पर आने वाले दिनों में राज्य सरकार किस तरीके से निर्णय लेकर जो आगे बढ़ेगी और जो विपक्ष में रहते हुए भाजपा आरोप लगाती थी उन सभी मामलों पर जांच शुरू हो गई है और कई जो मामले उसमें जेल के अंदर भी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और अब बलौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। बीती रात कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कार सवार कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भाटापारा मार्ग के अर्जुनी के पास से भीषण
सड़क हादसा हुआ है। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और कार सवार कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इधर बिलासपुर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। 10 आरोपियों ने बता दें आपको कि 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से तलवार और लाठी डंडा भी जब्त किया गया। दोनों पक्षों के खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ है। सिविल लाइन पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। आरोपियों से तलवार और लाठी डंडा भी जब्त कर लिया गया है। दोनों पक्षों के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जरहा भाटा मिनी बस्ती की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 पक्षों में अचानक विवाद हुआ। लाठी डंडा जो है वो भी आरोपियों से जब्त कर लिया गया है। 10 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो ये वही 10 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने फिलहाल अब गिरफ्तार कर लिया और सामान भी इनसे जब्त कर लिया गया है। और अब बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां जिला मुख्यालय में चनवारी डाल में मोहरी पारा ग्राउंड के पास एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है। रईस अहमद नाम का यह युवक पत्रकार था। वो पास में ही अपनी पत्नी सफीना खातून और 3 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में रहता था। आशंका यह है कि रईस की हत्या घर में या घर के आसपास की गई है और शव को मैदान में फेंक दिया गया। शव मिलने की सूचना पर एसपी चंद्रमोहन सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी अमित कश्यप, फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता ने बेटे की पत्नी पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाकर जांच की मांग की है। अभी तो मर्ग कायम किया गया है, सूचना पर मर्ग कायम की गई है। अभी कुछ सस्पेक्ट नाम आया है, उसकी जांच की जा रही है। जांच करने बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ चीज़ें अभी पुलिस को समझ में आई है इसमें, उस बातों की डिटेल में और जानकारी दी जा रही है। पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है, एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है। एफएसएल टीम आने के बाद तुरंत अग्रिम। अपनी घरवाली के साथ अलग रहता था। उसकी घरवाली पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी, अब फिर ले करके रखने लगा तो हम उसको अपने घर से निकाल दिए थे। तो यहाँ ले करके रह रहा था। ये जो है आज वो कब्जे में नहीं थी उसकी घरवाली, तो वही जो है उसको मरवाई है। इधर कोरबा में बालको प्लांट से एल्यूमिनियम सिल्ली से भरा ट्रक लेकर लापता होने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस टीम ने दिल्ली हाईवे पर करीब 2.25 करोड़ रुपए के एल्यूमिनियम सिल्ली समेत 2 ट्रकों को पकड़ा है। बालको प्लांट से 22 और 23 अप्रैल को गुजरात पासिंग की 2 ट्रक में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की एल्यूमिनियम सिल्ली लादकर गुजरात के लिए रवाना किया गया था, लेकिन निर्धारित समय तक ट्रक वहां नहीं पहुंचे और दोनों ट्रक चालकों के मोबाइल भी बंद मिले। इसके बाद 8 मई को बालको थाने में केस दर्ज किया गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दिल्ली हरियाणा हाईवे पर दोनों ट्रकों को पकड़ा है और इस दौरान एक ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर भाग निकला, जबकि दूसरे ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। एल्यूमिनियम इग्निट्स को लेकर एक ट्रक में अमानत में खयानत एवं जो नौकर या उनके कर्मचारी हैं उनके द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी। पता चला कि उस ट्रक को हमने ट्रेस किया टू दिल्ली। उन पे हमने 2 लोगों को और ट्रक्स को हमने बुलाया है और उन पे भी आगे की अग्रिम कार्रवाई चल रही है। आबकारी मामले में गिरफ्तार कारोबारी अनवर ढेबर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं त्रिलोक सिंह ढिल्लन की याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में कारोबारी अनवर ढेबर और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील के बीच जमकर बहस भी हुई। ढेबर के वकील ने कहा कि अनवर को मल्टीपल बीमारियां हैं और उनका इलाज जेल में संभव नहीं है। ईडी के वकील ने कहा कि आबकारी घोटाले मामले की जांच अभी ईडी और ईओडब्ल्यू कर रही है और इस मामले में सभी आरोपियों से हुई पूछताछ में कई और अहम जानकारियां
सामने आई हैं। ऐसे में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेल मैनुअल के आधार पर जेल के अस्पताल या फिर किसी बड़े सेंटर में इलाज कराया जा सकता है। अनवर ढेबर की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका की सुनवाई आज ऑनरेबल फर्स्ट एडिशनल सेशंस जज के पास थी और उसमें उनके द्वारा बेसिकली जो जमानत याचिका थी वो मेरिट्स के आधार पे नहीं थी, गुण दोष के आधार पे नहीं थी, बल्कि मेडिकल ग्राउंड पर जो है बेल मांगने का उन्होंने याचना किया था। उसमें आज तर्क हुआ है और तर्कों को श्रवण करने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उस मेडिकल आधार पर जमानत स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाया है और उसे निरस्त किया है। त्रिलोक सिंह ढिल्लों के द्वारा जो जमानत याचिका प्रस्तुत की गई है उसकी सुनवाई 17 मई को होगी, यानी कि कल। राजधानी रायपुर में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम के अमले ने रायपुर में करीब 28 एकड़ जमीन पर की जा रही अवैध प्लांटिंग को रोका है। यहां बनाई जा रही मुरुम की सड़क को जेसीबी से खोदकर नष्ट कर दिया गया। कई जगहों पर सीमेंट की पक्की सड़क बना दी गई थी और उसे भी तोड़ दिया गया। अवैध निर्माण को भी जेसीबी के जरिए ढहा दिया गया। बोरिया खुर्द के जगदम्बा विहार, हाटा गांव, रायपुरा में की जा रही अवैध प्लांटिंग पर कार्रवाई की गई। साथ ही नगर निगम की ओर से रायपुर तहसीलदार को भी पत्र लिखकर जमीनों के स्वामियों के नाम मंगाए गए ताकि उन पर एफआईआर दर्ज कराई जा सके। रायपुर कलेक्टर ने लगातार कार्रवाई करने की बात कही। जहाँ पर भी कोई अवैधानिक कार्य हो रहा है, हमें जानकारी मिल रही है, हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि जो भी काम करें वो नियम के अनुरूप करें। सारी कार्रवाई इसीलिए होती है कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें दंड मिले और भविष्य में कोई गलत करने की हिम्मत न करें। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब दूसरे राज्यों में भी सक्रिय हो गई है। बीजेपी के महिला, युवा समेत सभी मोर्चों, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में सम्मेलन और सभाएं कर रहे हैं। लोगों को डबल इंजन सरकार के फायदे गिनवा रहे हैं तो वहीं स्थानीय सरकार की नाकामियों को भी बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ जिला अध्यक्षों को भी उड़ीसा और झारखंड में चुनावी मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा भले लगा ले, लेकिन अंदर से पता है 4 चरणों के बाद 150 सीट जीतने की स्थिति में भी नहीं है और इसीलिए नेताओं को यहां से पलायन करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंत्रीगण, विधायकगण सभी अपने अपने जगह ड्यूटी में गए हैं और वहां पर जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं जो चल रही है उसका हम गुणगान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके यहाँ भी अगर आपके माध्यम से भाजपा की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार होगी और ये फायदे आपके राज्य को मिलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा भले लगा ले, लेकिन अंदर से उनको पता है 4 चरण होने के बाद कि उनकी हालत खराब हो चुकी है, 150 सीट जीतने की स्थिति में भी नहीं है। इस तरह से कुछ नेताओं को यहाँ से पलायन कर रही है।